भारतीय से संस्कृति इसका हमेशा उद्घोष करती रही है। सिर्फ भगवान ही उपदेश नहीं दिए हैं अर्जुन को, भगवान भी उपदेश लिए हैं अपने गुरु से, वशिष्ठ से। दोनों उदाहरण है यही हमारे ग्रंथों में। हालांकि योग वशिष्ठ कम पढ़ते हैं लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को मिले तो पढ़िएगा। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें कि वशिष्ठ जब राम को उनके सारे प्रश्नों का समाधान करते हैं कि कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए किसी मनुष्य का। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड में अपने इन मूल ग्रंथों का, मूल मूल्यबोधों का आधुनिक सामर्थ्य में कैसे उपयोग करें हम, आधुनिक संदर्भ में। ये नहीं कि सिर्फ उसको रटें, हाउ टू अप्लाई द एंशिएंट विजडम, दैट कलेक्टिव विजडम in the present problem solving attitude। वर्तमान में समाधान करने की शक्ति सामर्थ्य में उसको कैसे समावेशित करें, उसमें किसी परिवर्तन परिवर्धन परिमार्जन की आवश्यकता है तो वो भी करने के लिए सामर्थ्य विकसित करें। मात्र अतीत जीवी नहीं, अतीत की ज्ञान परंपराओं से वर्तमान को सिंचित करते हुए और भविष्य के संभावनाओं को आकलित करते हुए एक समग्र व्यक्तित्व गढ़ना, ये बहुत ही संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य है। परफेक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों के सुझाव मिलेंगे, देश के बहुत सारे लोग विद्वान जुड़े हैं। हमारी साइंस कमेटी की जो किताब बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे ना जेई नीट लायक बच्चा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो सिर्फ भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं स्वामी जी और सिंह साहब। बच्चों का हमारे क्या होगा पता नहीं, साइंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए आपकी सूचना के लिए सिर्फ बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा, पद्मश्री। और फिजिक्स के शायद ही कोई आईआईटी में बच्चा अगर सिलेक्ट हुआ हो, आपके इर्द गिर्द आसपास किसी से पूछिएगा तो कोई ऐसा नहीं होगा जो वर्मा जी के बिना किताब पढ़े आईआईटी में प्रवेश पाया हो। वो वर्मा जी हमारी साइंस डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ पद्मश्री अवार्डेड साइंस एजुकेशन में जो पद्मश्री अवार्डेड है, मनिंदर अग्रवाल, प्रोफेसर के.आर. सुब्रमण्यम, ऐसे सारे लोगों की हमने टीम पूज्य स्वामी जी के प्रेरणा से रखी है, जो कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को जेई और नीट में बाद में बिना कोचिंग के भी सामर्थ्य हो कि वो निकल सके। कितना सामर्थ्य होना चाहिए विज्ञान में उसको। तो वहां भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं कि लोगों के मन में हेजिटेशन होता है कि इट इज ए रेप्लिका ऑफ अनदर संस्कृत बोर्ड। कहीं संस्कृत बोर्ड तो नहीं है, इसमें सिर्फ आर्य समाज तो नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें सिर्फ हवन तो ही नहीं पढ़ाए सिखाए जाएंगे, पुरोहित का काम तो नहीं समझाया जाएगा। इस तरह की भ्रामक बातें कुछ लोग कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वन स्टेप फर्दर एडवांसमेंट इन साइंस एंड मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी, एक कदम आगे है गणित और विज्ञान में भी दक्षता। लेकिन एवरी सेंटेंस, हर वाक्य, हर अंतर्वस्तु पुस्तक की, हर एक्सरसाइज, जो भी अभ्यास है, उदाहरण पाठों में आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भारत की मूल जो आत्मा है, सांस्कृतिक कल्चरल सोल, एकात्म वाली, उससे कहीं भी आपको विरत नहीं दिखेगा। उसमें परफेक्ट आपको मिलेगा अनडिफरेंशिएटेड वननेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड वननेस। पाश्चात्य के लोग प्रकृति को दासी मानते हैं। फ्रांसिस बेकन, उनका 17वीं शताब्दी का एक फिलोसोफर है, 18वीं शताब्दी का, वो कहता है कि प्रकृति तो दासी है, इसका जितना दोहन करना हो करो। और उसी का खामियाजा पूरी दुनिया सह रही है। क्लाइमेट चेंज से लेकर के तमाम परिस्थितियां खड़ी हैं। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम तो प्रकृति को मां मानते हैं, वो प्रकृति को दासी मानते हैं। ये मौलिक फिलोसॉफिकल बौद्धिक अंतर है पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। और पूरी दुनिया का समाधान इसी भारतीय दर्शन के गर्भ से ही संभव है
इसलिए सिर्फ भारत की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व और इस ग्रह की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मैं अपने ऋषियों ऋषिकाओं के ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों को सही संदर्भों में स्थापित करते हुए अनावश्यक पैदा हुई विकृतियों और विभेदों का प्रतिकार करते हुए उसमें जो एकात्म भाव, एकात्म सूत्र है हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा को, उसको स्थापित करते हुए और पूरे आधुनिक सामर्थ्य से जीवन जीने की दक्षता विकसित करते हुए बच्चों को अगर गढ़ने का पर्याय है भारतीय शिक्षा बोर्ड। एक अंतिम निष्कर्ष के रूप में बता रहा हूं मैं, बाकी अगर आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित। ओके, तो नए स्कूल्स भी ले सकते हैं जो नए जो स्थापित हो रहे हैं वो भी हो सकते हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं वो भी स्विच ओवर कर सकते हैं। प्रावधान है, अगर आप हमारी वेबसाइट देखेंगे, एफिलिएशन बायलॉज देखिए आप बीएसबी की वेबसाइट में bsb.org.in bsb.org.in सभी लोग नोट कर लो ताकि एक ही प्रश्न कई लोग मत पूछिएगा। bsb.org.in So there must be a list about the schools. Yes, no, not list. There is a provision how any school can affiliate with the board. Okay. The detailed procedure, the need of the infrastructure, everything is given in affiliation bylaws. और जो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप शायद आप तो एक सचेत व्यक्ति के रूप में सुन रहे थे, मैंने बताया था ना कि कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ उत्तराखंड में, कुछ आसाम में खुल गए हैं विद्यालय। इसी साल हमने शुरू किया एफिलिएट करना। okay. और बहुत सारे लोग एप्लीकेशन 150 पेंडिंग है, मैंने बताया था पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि किसी भी बोर्ड से चल रहा हो, 9वीं 12वीं में बोर्ड होता है, 8वीं तक तो राज्य सरकार बेसिक शिक्षा विभाग ही 8वीं तक की मान्यता देती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद ये पूरे देश में कानून हो गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाते आरटी जो आई 2009 में, उसमें प्रावधान है कि 8वीं तक की मान्यता प्रत्येक राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग देता है। कहीं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देता है, उत्तर प्रदेश में एडी बेसिक देता है, कहीं कहीं पर जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर देता है, वो अलग अलग नोटिफिकेशन राज्य सरकारों ने किया हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग देता है। इसके बाद कोई बोर्ड स्टेप इन करता है। तो कोई भी प्राइवेट अगर स्कूल है, किसी भी बोर्ड से, वो प्रथम चरण में अगर हमारे बोर्ड को समझना चाह रहा है तो जैसे प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाता है, उसकी जगह अगर सिर्फ हमारी किताबें शुरू कर ले और हमारे शिक्षकों, हमारे से अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दिला दे, तो सबसे बड़ा बोर्ड की स्पिरिट का प्रचार का तरीका यह है, क्योंकि जब गार्जियन पुस्तक को देखेगा, शिक्षक देखेगा, प्रधानाचार्य देखेगा, तब उसको सारे अप्रहेंशन जो है, आशंकाएं फिर अपने आप निर्मूल हो जाएंगी, किसी से पूछने की उसे जरूरत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे वो खुद ही कहेगा विद्यालय से कि अब 9वीं से 12वीं भी इसी बोर्ड का लगाओ। बिना ट्रेनिंग के अगर वो करेंगे तो उद्देश्य नहीं पूरा होगा। जैसे मान लो, जैसे मैं इतनी देर तक आपको बता रहा हूं, हालांकि बहुत कम समय होता है, अगर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर संवेदनशीलता करनी हो तो शायद वो कई दिनों तक 6-6 घंटे का सेशन चाहिए। हमने तो थोड़ा थोड़ा झलक बता दी, वो बहुत ही बृहद है भारतीय संस्कृति। तो हम जब उस पुस्तक में कोई पाठ रखें, क्यों रखे हैं, उसका क्या मूल्यबोध रिफ्लेक्ट होना है बच्चे को, इसको कैसे बच्चों से डिबेट करानी है, रोल प्ले कराना है क्लास में, कैसे इस पर सर्वे कराना है, कैसे इसका प्रोजेक्ट एनालिसिस कराना है, कैसे ग्रुप डिस्कशन कराना है, ये जब तक हम नहीं बताएंगे तो जो वो हम देना चाहते हैं उस पाठ के माध्यम से बच्चे के मानस में बैठेगा ही नहीं। जो हमारी किताबें यूज करेगा उसके शिक्षकों को हम फ्री ट्रेनिंग देंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं लगेगा, उनकी ट्रेनिंग हम फ्री दिलाएंगे। लेकिन हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि भाई बिना मेरे प्रशिक्षण के शुरू मत कराना, क्योंकि फिर तुम्हारा शिक्षक भी हो सकता है। जैसे मान लो एक संस्कृत का श्लोक हमने रखा है, मंत्र रखा है, अब उस मंत्र को हमने क्यों रखा है, उसका अर्थ तो दिया हिंदी इंग्लिश में हमने, लेकिन उस मंत्र को
ये समझाने के लिए कि जो ये पाठ का लेसन का भाव है पूरा स्पिरिट, वो कैसे हमारे इस एक मंत्र में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो बताने के लिए हमें शिक्षक को भी तो बताना पड़ेगा, वरना शिक्षक गोल कर जाएगा, उसको पढ़ाएगा ही नहीं इस श्लोक को, मंत्र को, आगे बढ़ जाएगा सीधे। सर ये हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम में? देखिए, राज्य सरकार जो चलाएगी अलग अलग राज्य अपनी भाषा में या इंग्लिश? हमारी पुस्तक चूंकि नेशन वाइड बोर्ड है, ये नेशनल बोर्ड है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होना तो अनिवार्य है, क्योंकि वरना साउथ के स्टेट नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बंगाली नहीं लेगा, कहेगा कि हम हिंदी की बजाय जो है हम बांग्ला में पढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कुछ स्कूल कहेंगे कि हम मराठी में पढ़ाएंगे, कोई कहेगा गुजरात वाला गुजराती में पढ़ाएंगे। तो एक ही मीडियम ऐसा है कि जो देश के सभी अच्छे विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम भी चलता है, रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। तो हमने जो प्रोविजन किया कि पहले इंग्लिश की किताब तो रहेगी, लेकिन अगर इन एडिशन कोई स्टेट ये हिंदी की भी करा रहे हैं, अनिवार्य रूप से हिंदी की भी करा रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी तो अनिवार्य रूप से हर पुस्तक रहेगी। लेकिन अगर कोई स्टेट ये डिमांड करता है कि हमारे यहाँ मराठी की उपलब्ध करा दीजिए, गुजराती की उपलब्ध करा दीजिए, बांग्ला में उपलब्ध करा दीजिए, तो उसके लिए हमने अनुवादक रखे हुए हैं। मराठी गुजराती में तो अनुवाद हो रहा है, क्योंकि मराठा और गुजरात क्षेत्र के बहुत सारे विद्यालयों ने अप्लाई कर दिया है कि हम 8वीं तक जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स तभी बैठेगी जब कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज में जो हम किताब प्रिंट कराएं, कम से कम 100 विद्यालय जुड़े उनके, तभी हमारा खर्चा निकल पाएगा। तो हमने गुजरात के लोगों से कहा था कि भाई 100 विद्यालय चिन्हित कर दो, गुजराती में करा देंगे, तो वो लोग चिन्हित कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हम आपको 100 से ज्यादा विद्यालय लेंगे, किताबें आप कर दीजिए। अब उसमें है क्या, हिंदी तो हिंदी में ही होगी, इंग्लिश इंग्लिश में ही होगी सब्जेक्ट। अगर मैं पहली से 5वीं कक्षा की बात करूं, संस्कृत संस्कृत में ही होगी। हमारे बोर्ड में संस्कृत अनिवार्य है, एक ये एडिशनल सूचना है कि पहली कक्षा से ही संस्कृत पढ़ना पड़ेगा उसको। तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं को पढ़ेगा। और इसके बाद मैथमेटिक्स है और ईवीएस है, जिसको आज वर्ड अराउंड अस कहते हैं। आज ये दोनों ही तो रीजनल लैंग्वेज में हो सकती है ना, बाकी तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगी सब्जेक्ट, हिंदी हिंदी में ही होगा, संस्कृत संस्कृत में ही होगा। तो उन दोनों का अनुवाद करा रहे हैं। इसी तरह जब 6ठी 7वीं 8वीं में आ रही है, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, 3 को हमें रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी में कराना पड़ रहा है। तो प्रोसेस शुरू कर दिया। तो इससे लैंग्वेज का कोई संकट नहीं होगा। मैं तो दक्षिण भारत में गया, हमने कहा अगर आपको तमिल में चाहिए तो हम तमिल में भी करा देंगे, क्योंकि हमने टीम बना रखी है। सिग्नल जैसे मिलेगा दे देंगे, कंटेंट को अनुवाद करेंगे और प्रिंट हो जाएगी, 3 महीने में किताब पहुंच जाएगी, जिस रीजनल लैंग्वेज में चाहें। लेकिन नॉर्मली मैं देख रहा हूं कि कक्षा 5 तक तो लोग रीजनल लैंग्वेज में मांग रहे हैं, उसके बाद ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश में ही दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कि भाई हम मकाले का विरोध कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों है, एक सवाल ये भी हो सकता है। पूछ नहीं रहे, लेकिन मुझे मालूम है ये प्रश्न हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि भाषा किसी भी समाज के लिए एक दक्षता होती है, भाषा से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगर कार्लब्रुक, मैक्स मुलर, डोपुरान, सापेनहार, स्नीगल बंधु, ये सब अगर संस्कृत नहीं पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किए होते तो हमारी पुस्तकों को अपनी फ्रेंच, जर्मन में, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते। हम लोग बहुभाषी होने से कतराते हैं। उत्तर भारत का व्यक्ति तमिल नहीं सीखेगा, कन्नड़ नहीं सीखेगा, तेलुगु नहीं सीखेगा, स्पेनिश सीख लेगा, लेकिन तमिल नहीं सीखेगा। और विरोध क्या करेगा कि तमिलनाडु के लोग हिंदी को सम्मान नहीं देते। अरे भाई, तुम तमिल को कितना सम्मान देते हो?
जो जितना सम्मान पूरे भारत की भाषाओं को देना हम सबका भी तो फर्ज है ना, कि अकेले सिर्फ तमिलनाडु की ड्यूटी है हिंदी पढ़ना, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है तमिल पढ़ना। इसलिए हमारी जो हिंदी की किताब मिलेगी, प्रसंग बस मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी की जो विषय की पुस्तक है, हमने हिंदी में जो किताब बनाई है ना हिंदी विषय की, उसमें बाकी जो बातें मैं कह रहा हूं तो रहेगा ही, भारतीय संस्कृति ये सब कथानक सब रहेंगे। आप एक अतिरिक्त चीज देखेंगे कि हर कक्षा में आपको एक आदिवासी महापुरुष दिखाई पड़ेगा पाठ में, जिसको सबसे अधिक नेग्लेक्ट किया गया है भारत की शिक्षा व्यवस्था में। दूसरा, दूसरी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करके हिंदी की पुस्तकों में हमने रखा है। कोंकणी भी, तमिल भी, मलयालम भी, तेलुगु भी, कन्नड़ भी, हर कक्षा में 2 रचनाएं वहां के किसी समर्थ साहित्यकार की, उनकी भाषा का हिंदी में अनुवाद करते हुए पाठ रखा गया है। हमारी पुस्तक देखेंगे तो आपको 8वीं तक हमने ऐसा तैयार कर रहा हूं मैं, किया भी है तैयार, 6ठी तक किताब आपको मिल जाएगी नीचे भी, कि एक बच्चा जो हमारे बोर्ड से पढ़ेगा वो कम से कम 14 साल की उम्र तक भारत की 15 भाषाओं के कम से कम 100 शब्दों का जानकार हो जाएगा। पढ़ेगा हिंदी विषय, लेकिन वो 100 शब्द कम से कम बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, उड़िया, जो मूल शब्द होते हैं उसको जानेगा, ताकि पूरे भारत से जुड़े। भाषा ही नहीं होगी तो हम जुड़ेंगे कैसे एक दूसरे से। जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट ने यह डिसाइड कर दिया है कि कोई भी 8वीं तक विद्यालय पूरे देश में कहीं भी स्थापित होगा तो वह उस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में उसके द्वारा नामित विभाग और अधिकारी द्वारा मान्यता मिलेगी। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिपार्टमेंट है हर गवर्नमेंट का, उन्होंने किसी न किसी अधिकारी को नामित किया हुआ है, वो देते हैं। इसके बाद जब 9वीं से प्रारंभ होता है तब कोई बोर्ड वहां पर कदम रखता है विद्यालय में, लेकिन जब वो बोर्ड उस विद्यालय में कदम रखता है तो फिर वो नर्सरी से लेके 12वीं तक अपनी पूरी पद्धति को लागू करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये है इसकी वैधानिक स्थिति। संस्कृत में जो देखो, स्वाभाविक रूप से जब किसी भाषा को पढ़ते हैं आप, तो एक होता है उसका साहित्य पक्ष, एक होता है उसका व्याकरण पक्ष। ठीक है, साहित्य पक्ष में भी 2 बिंदु होते हैं, एक होता है उसका शिल्प पक्ष और एक होता है उसका अंतर्वस्तु पक्ष, कंटेंट। कंटेंट में भी बहुत सावधानी होती है कि आप कौन सा कंटेंट रख रहे हैं, जिसको मैं कह रहा था बौद्धिक व्यंजन, इंटेलेक्चुअल कुज़ैन। तो जो हम उन्हीं कंटेंट को रख रहे हैं, चाहे कोई महाभारत का कथानक, कोई रामायण का कथानक, कोई उपनिषद का कथानक, उन बच्चों की भाषा के अनुरूप, उम्र के अनुरूप भाषा में उसके छोटे छोटे अंशों को रख करके और भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उसकी स्थापना का काम हम, चाहे संस्कृत भाषा है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, तीनों का जो कंटेंट है वो भारतीयता से जुड़ा हुआ है। अगर इंग्लिश की किताब भी हमारी देखेंगे तो उसमें हर चैप्टर आपको इंडियन कल्चर से ही जुड़ा हुआ होगा। भाषा भले दिख रही है अंग्रेजी, लेकिन पूरा कंटेंट उसका भारतीय है। तो संस्कृत तो हमारी अपनी धरोहर की गर्भ रहा है, तो उसमें तो अपार संभावनाएं हैं। तो एक बार किताब नीचे देख लेना, कोई सुझाव हो तो देना। व्याकरण तो 6ठी से शुरू होता है ना विद्यालयों में, 6ठी क्लास से, 1ली से 5वीं नहीं पढ़ाते लोग संस्कृत। हमारे इस बोर्ड में 1ली कक्षा से ही संस्कृत अनिवार्य है, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, और इसलिए अनिवार्य रखा है कि भारत की पूरी वैचारिक संपदा का 80% हिस्सा संस्कृत के ग्रंथों में है। तो अगर हम अपनी संस्कृत भाषा को नहीं समझते हैं तो अपनी ही धरोहर की सही यथार्थ व्याख्या भाष्य करने में सफल नहीं होते।
दूसरों ने जो भाष्य किया उसी को नकल मार करके उस मान लेते हैं यही भाष्य है। जैसे वेदों के भाष्य के साथ अनेक ऐसे लोगों ने, विद्वानों ने बहुत अधिक विकृतियां कर रखी है, इसलिए कि वो संस्कृत का ज्ञान नहीं है, पाणिनि व्याकरण का ज्ञान नहीं है, संस्कृत के शब्दों के मूल उद्भव का ज्ञान नहीं है, तो उसका अर्थ का अनर्थ लगा करके विदेशियों ने जो व्याख्या किया है हम उसी रूप में वेदों को जानते हैं। लेकिन जब संस्कृत के विद्वान होंगे लोग, जैसे हमारे बैठे हुए हैं कौशल देव जी, विश्वदेव जी, तीर्थदेव जी, ये लोग क्यों पढ़ रहे? स्वामी जी सन्यासी बनाने से पहले एक शर्त है कि ब्रह्मचारी तो होना ही है, वो तो सामान्य है, आवश्यक है, वो तो नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट तभी होता है। गणित में होता है ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो नेसेसरी तो है ब्रह्मचारी होना, लेकिन सफिशिएंट होने के लिए भारत के समस्त दार्शनिक परंपराएं, पाणिनीय व्याकरण, महाभाष्य, इसका जिनको बोध हो जाता है 6-7 साल 8 साल स्वामी जी व्यय करते हैं अपना इन युवाओं पर, और इसके बाद ही तब इनको गेरुआ पहनने का अधिकार मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। तो इसलिए संस्कृत का ज्ञान भी इन लोगों से बाद में उम्मीद करूंगा मैं कि चूंकि संस्कृत के विद्वान हैं तो ग्रंथों की मूल व्याख्या करें और उसमें स्वामी जी का जो मिशन है उसके संभाग बने। तो ऐसे लोगों को तो तलाश रहा हूं मैं जो संस्कृत को सही संदर्भों में समझे। और एक और स्थापना कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा हायर क्लास में करूंगा, कि भारत की जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत के गर्भ से निकली हैं। ये भी बोध हम बच्चों को 10वीं कक्षा तक जाते जाते करा रहे हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, कश्मीरी हो, डोंगरी हो, सबका जो मूल मातृगर्भ है वो संस्कृत है। संस्कृत को जो देव भाषा कहा गया वह भी हमारे अपने लोगों ने नहीं कहा, ठीक है। इसको संस्कृत से भारत की आम जनता को दूर करने के लिए संस्कृत एक अभिजात्य भाषा है, इलीट लैंग्वेज है भारत की, ये कह करके पाश्चात्य यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत में भाषाई विभाजन करने का बीज बोया। इसलिए हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। और मात्र विवाद दो ही है कि संस्कृत के गर्भ से निकली ये सारी भाषाएं या पाली प्राकृत अपभ्रंश है और संस्कृत उसका शुद्ध स्वरूप है। ये दो ही चर्चाएं होती हैं भाषा वैज्ञानिकों में भारत में। लेकिन इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं, जितनी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जितनी भाषाएं हैं, ये पाश्चात्य विद्वान भी कहने लगे हैं कि ये संस्कृत के गर्भ से ही आई है। एक जो विल डुरा जो अमेरिकन फिलोसोफर है और ग्रामेरियन है भाषाओं का, उसकी डेथ हो गई अभी कुछ दिन पहले, उसने तमाम ऐसे ग्रंथ लिखे हैं उदाहरण दे करके व्याख्या करके कि विश्व की, वो तो कहता है विश्व की सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। वो है अमेरिका का व्यक्ति, मूल रूप से यहूदी है। वो कहता है कि संस्कृत ही सारी भाषाओं की जननी है। स्वरूप बदला भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, भाषा का एक्सेंट बदला, उसकी वजह से शब्द अलग अलग गढ़ दिए गए अलग अलग संस्कृतियों में, विचारों में, लेकिन जो उसका क्लासिकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत, अरबिक, ग्रीक, लैटिन, उन्होंने कहा 4 क्लासिकल लैंग्वेज पूरी दुनिया के हैं। और फिर उसने कहा कि अरबिक और ग्रीक, लैटिन भी संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज की ही संतानें हैं। उसने यही सिद्ध किया है पूरा। तो इसलिए आप बिल्कुल आहत मत होइए, ठीक है। संस्कृत देव भाषा नहीं है, संस्कृत हमारी संस्कृति की गर्भ पैदा करती है, इसलिए इसको देवत्व का आरोपण हम करते हैं महिमा देने के लिए, लेकिन ये मूलतः भारत की आम भाषा रही है। और नौकरी ही उद्देश्य शिक्षा का नहीं होता। शिक्षा का असली उद्देश्य तो होना चाहिए कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की दक्षता होना। तो इसलिए हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि कोई बच्चा मान लो नहीं जाना चाहता नीट जेई में,
वो नहीं जाना चाहता, वोकेशनल में अपना कोई दिखाना चाहता है हुनर, म्यूजिक में दिखाना चाहता है, स्पोर्ट्स में दिखाना चाहता है, तो उसको इतना तो रहना चाहिए कि वो फेल ना हो, वरना एक सेंस ऑफ फेलियर के साथ वो हमेशा जिएगा। लेकिन उच्चतम स्तर वही पाए जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लायक भी रहे, ये ध्यान रख रहे हैं। बाकी और जो आपके सुझाव होंगे सम्मिलित करेंगे।